अब नेहा शर्मा को एक मामूली बात के लिए सम्मन भेजा जा रहा है क्योंकि वो कांग्रेस नेता की बेटी हैं। क्रिकेटर को भी टारगेट में लिया गया है। दो ऐसे क्रिकेटर हैं, उनको जो है 13 करोड़ उनके ऊपर जुर्माना भी लगा है। मतलब एक्टर्स या क्रिकेटर सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है। वही यदि क्रिकेटर भाजपा का प्रचार कर देते तो उन पर जुर्माना नहीं लगता। ईडी को गौतम अडानी दिखाई नहीं देता है। ईडी को जो छोटी मोटी जो मछलियां होती है वो दिखाई देती हैं, और जो बड़े बड़े मगरमच्छ है, बड़े बड़े घड़ियाल है, वो दिखाई नहीं देते। और इसको लेकर ईडी को कई बार कोर्ट की फटकार भी सुननी पड़ी है। भागलपुर से कांग्रेस के विधायक रह चुके अजीत शर्मा, उनकी बेटी नेहा शर्मा जो कि हिंदी फिल्म की बड़ी एक्ट्रेस भी हैं और मॉडल भी हैं, उनके ऊपर ईडी ने जो है समन भेजा और उनसे जो है उनके ऊपर जो है जांच की प्रक्रिया बैठाई गई है कि जिस तरह से कहा जा रहा है, उन पर आरोप लग रहा है कि आपने जो है जिस ऐप का भारत में बंद है उसका एडवर्टाइजमेंट किया है। इसको लेकर ईडी ने जो है उनसे पूछताछ की है और अभी तक जो है कोई आरोप तय नहीं हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आए दिन चाहे फिल्मी स्टार हो या कई बड़े बड़े राजनीतिक जुड़ाव जिनका हो, उनके ऊपर जो है ईडी से उनका जो है सामना होता रहा है। देखिए हमारे साथ एक्स IPS अमिताभ दास सर जी हैं। ईडी ने सर नेहा शर्मा को जो है जांच की कार्रवाई की है, लेकिन अभी तक कोई आरोप तय नहीं हुआ। लेकिन कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस से हैं, इस वजह से ये चीज़ें हो रही है। देखिए, ईडी का मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, है ना। हिंदी में इसको कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। ये भारत सरकार की एजेंसी है और इसका मेन काम करप्शन रोकना है, भ्रष्टाचार रोकना है। लेकिन पिछले 10-11 सालों से ईडी जो है वो खुलेआम भाजपा के इशारे पर, मोदी के इशारे पर, ईडी भी विपक्ष के नेताओं पर लगती है। मतलब ईडी का है खुल्लम खुल्ला राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है, पॉलिटिकल मिसयूज़ हो रहा है, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 साल पहले ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा को भी कान पकड़ के हटा दिया था। तो होता क्या है, कोई भी जो एजेंसी है, चाहे ईडी हो, CBI हो, NIA हो, इसको भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए, है ना, और संविधान के मुताबिक काम करना चाहिए। दुख की बात है कि इन सब पर इतना ज़्यादा राजनीतिक दबाव रहता है कि इनका राजनीतिक दुरुपयोग होने लगता है। अब नेहा शर्मा को एक मामूली बात के लिए सम्मन भेजा जा रहा है क्योंकि वो कांग्रेस नेता की बेटी हैं। लेकिन यहाँ तो गौतम अडानी वो हज़ारों करोड़ का लूट मचाए हुए हैं और ईडी को गौतम अडानी दिखाई नहीं देते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ईडी की विश्वसनीयता मतलब मिट्टी में मिल गई है। सब समझ गया, एक बच्चा भी समझ गया कि ईडी जो है वो, तो ईडी को आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है। जी, क्रिकेटर को भी टारगेट में लिया गया है। दो ऐसे क्रिकेटर हैं, उनको जो है 13 करोड़ उनके ऊपर जुर्माना भी लगा है। मतलब एक्टर्स या क्रिकेटर सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है। वही यदि क्रिकेटर भाजपा का प्रचार कर देते तो उन पर जुर्माना नहीं लगता। वही बात मैं दोहरा रहा हूँ ना कि ठीक है, ईडी को अपना काम करना चाहिए, लेकिन निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। सबको पता है कि नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के आज्ञाकारी हैं। सबको पता है कि गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी मिलकर हिंदुस्तान को लूट रहे हैं। हज़ारों हज़ार करोड़ का घोटाला हो रहा है, लेकिन ईडी को गौतम अडानी दिखाई नहीं देता है। ईडी को जो छोटी मोटी जो मछलियां होती है वो दिखाई देती हैं, और जो बड़े बड़े मगरमच्छ है, बड़े बड़े घड़ियाल है, वो दिखाई नहीं देते। और इसको लेकर ईडी को कई बार कोर्ट की फटकार भी सुननी पड़ी है। सोनू सूद भी सर काफ़ी चर्चा में थे। कोरोना काल में उन्होंने जो है काफ़ी बिहारियों का मदद भी किया था, काफ़ी चर्चा में थे। लेकिन उनके ऊपर भी ईडी का जांच हुआ, लेकिन सामने कुछ भी निकल कर नहीं आया। वही ना, तो इसलिए मैंने कहा ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया जब हो जाती है तो इससे तो ईडी की विश्वसनीयता ही ना ख़त्म होती है। आपने किसी पर जांच की, आप कुछ नहीं निकाल सके, तो यही कहा जाएगा कि ये राजनीति से प्रेरित जांच थी, ये दुर्भावना से प्रेरित जांच थी। आप किसी को परेशान करने के लिए, हैरेस करने के लिए उसको 25 बार समन भेजिएगा, 50 बार उससे पूछताछ कीजिएगा, उसको मानसिक रूप से परेशान कीजिएगा, उसको बदनाम कीजिएगा, कीचड़ उछालिएगा, तो ये तो बहुत गलत हो रहा है। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि पिछले 10-11 साल में जो भी ये एजेंसियां हैं वो बीजेपी के बनकर काम कर रही हैं। CBI हो, ईडी हो, NIA हो, इनकम टैक्स विभाग हो, और ये देश के लिए एक बहुत अशुभ संकेत है। जी, अब एक सवाल यह भी उठ रहा है सर कि जो भारत का जो रुपए हैं अब काफ़ी उसका जो है दाम अब कम हो गया, यानी कि वैल्यू अब कम होने लगी है। हो गया है, ये सही बात है। कल से खबर आ रही है कि एक अमेरिकन डॉलर 90 रुपए के बराबर हो गया है। मैं इतना कमज़ोर रुपया कभी इतिहास में नहीं हुआ था। और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो एक अमेरिकन डॉलर 65 रुपए के बराबर हुआ करता था, 65। और तब ये नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और तब ये मजाक उड़ाते थे मनमोहन सिंह का, और कहते थे कि रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है।
और आज इतना ज़्यादा 90 रुपये हो गया $1, और कुछ महीने में जैसा अर्थशास्त्री लोग बता रहे हैं कि एक अमेरिकन डॉलर 100 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री साबित हुए हैं और उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठा दिया है। क्योंकि यदि रुपया इतना कमज़ोर है तो इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत ज़्यादा नाजुक हालत से गुज़र रही है। और कुछ दिनों पहले जो इन लोगों ने जीडीपी का ग्रोथ रेट दिखाया था, जो जीडीपी होता है इसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, उसको भी आईएमएफ ने नकार दिया और कहा कि ये झूठे आंकड़े हैं। तो देश में देखिए, क्योंकि ये जो गुजराती गिरोह है 4 लोगों का, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, ये पूरे देश में हम दो हमारे दो की सरकार चला रहा है। 2 गुजराती देश को बेच रहे हैं, 2 गुजराती देश को खरीद रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश को बेच रहे हैं और मुकेश अंबानी और गौतम अडानी देश को खरीद रहे हैं। तो 142 करोड़ का हिंदुस्तान है और 4 गुजरातियों ने के गिरोह ने इस पर कब्जा कर लिया है। अर्थव्यवस्था की बहुत बुरी हालत है, कर्ज में भी देश बहुत डूब गया है। हज़ारों लाखों करोड़ का इस देश के ऊपर कर्ज हो गया है। कर्ज तो पहले भी था सर, मनमोहन नहीं, बढ़ता जा रहा है ना, कर्ज बढ़ता जा रहा है। और जो वादे किए थे मोदी ने, वो क्या, उन्होंने कहा था कि 100 दिन में देश का काला धन आ जाएगा विदेशों से, हर हिंदुस्तानी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। एक भी हिंदुस्तानी के अकाउंट में 15 लाख नहीं आया है। और विदेशों से काला धन क्या आएगा, मोदी के कार्यकाल में देश को लोग लूट के भाग गए। विजय माल्या 5,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया, नीरव मोदी 12,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया, मेहुल चोकसी 800 करोड़ रुपया लूट के भाग गया। और अब रुपए की दुर्गति हो रही है। मतलब अमेरिकन डॉलर तो छोड़ दीजिए, जो बांग्लादेश की करेंसी है, बांग्लादेश की मुद्रा है टका से भी कमज़ोर भारतीय रुपया हो गया। अफ़गानिस्तान की जो करेंसी है उसके भी तुलना में भारतीय रुपया कमज़ोर है। और पूरा, मैंने कहा ना, पूरी अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी ने खोखला करके रख दिया है। बेरोज़गारी चरम पर है, महंगाई बढ़ती जाएगी, इतना रुपया कमज़ोर हो गया है। जो हम लोग सामान आयात करते हैं उसके लिए अब हम लोग को ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा। देश का खजाना खाली हो रहा है। मतलब नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल भारत को रसातल में पहुंचा दिया है, बर्बाद कर दिया है देश को। ऐप वो है संचार साथी, तो आपके गैलरी में कौन तस्वीरें हैं ये भी सरकार को पता चल जाएगा। कौन फाइल आपके मोबाइल में है वो भी पता चल जाएगा। आपका लोकेशन कहाँ है वो भी पता चल जाएगा। और आप किससे बात आपने की वो भी पता चल जाएगा। मतलब एक तरह से बिल्कुल आप पर नज़र रखी जाएगी। तो इसको लेके बहुत हंगामा हो गया। विपक्ष ने हमला किया कि ये सरकार हर आदमी की जासूसी करवा रही है, आदमी की निजता का उल्लंघन है। फ़ोन तो मेरी निजी चीज़ है ना, मोदी क्यों घुस के देखेंगे कि मेरी गैलरी में कौन चीज़ का फ़ोटो है। उसके बाद क्या हुआ कि एप्पल कंपनी, जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, आईफोन बनाती है, अमेरिकन कंपनी, एप्पल कंपनी ने मतलब इनकार कर दिया कि हम ये नहीं डालेंगे, परमिशन नहीं देंगे। एप्पल कंपनी ने कहा कि हम पूरी दुनिया में आईफोन बेचते हैं और दुनिया में हमारा आईफोन इसलिए बिकता है क्योंकि उसमें हम उपभोक्ता की निजता की गारंटी देते हैं कि सब प्राइवेसी होगी। यदि आप सब चीज़ बता ही दीजिएगा, ढिंढोरा ही पीट दीजिएगा, तो एप्पल ने झुकने से इनकार कर दिया। उसके बाद बहुत हंगामा हुआ, संसद में भी हंगामा हुआ, विपक्ष ने काफ़ी हमला किया, संसद में खूब चर्चा हुई। हाँ, तो उसके बाद जो दूरसंचार मंत्री हैं देश के, ज्योतिरादित्य सिंधिया का कल बयान आया कि नहीं ये ऐसे ही चिंता व्यर्थ है और ऐसा नहीं है, ये ऑप्शनल है, जिसकी मर्जी हो ऐप लगाए, जिसकी मर्जी हो नहीं लगाए, आप ऐप को डिलीट भी कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ऐसे ज्योतिरादित्य सिंधिया बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि दूरसंचार विभाग का जो पत्र है, जो पूरा वायरल हो चुका है, उस पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऐसा ही ऐप देना है आपको कि कोई आदमी इसको हटा नहीं सके, डिलीट नहीं कर सके, एक बार इंस्टॉल होने के बाद डिलीट नहीं कर सके। तो उसके बाद बहुत हंगामा हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ा सरकार पर, और मेरा भी एक चैनल है उस पर भी मैंने कहा कि अब तो यही ना होगा कि अब अगला कदम सरकार का हो कि सरकार हमारे शौचालय में सीसीटीवी कैमरा लगा देगी, है ना। अब वो भी मोदी जी बैठ के देखते रहेंगे दिल्ली में। तो उसकी जब बहुत किरकिरी हुई, तब जाके सरकार ने उसको वापस ले लिया है जो आदेश था। और अब है कि, और एक बात ऐसे भी, ये आदेश जो था वो असंवैधानिक था, क्योंकि देखिए 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजता का अधिकार जो है, राइट टू प्राइवेसी, वो हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है ना। भारत का जो संविधान है, संविधान में आर्टिकल 21 है, अनुच्छेद 21 है, उसमें हर व्यक्ति को जीवन का अधिकार दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, वो राइट टू लाइफ का ही एक हिस्सा है, इसलिए वो आपका मौलिक अधिकार है।
तो ये जो सरकार करने जा रही थी, हर में संचार साथी ऐप घुसाकर, ये व्यक्ति की निजता का उल्लंघन होता है, इसलिए ऐसे भी इसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती थी और कोर्ट भी से भी ये रद्द हो सकता था। शायद यही सब सोच के सरकार ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। जी, वापस कर लिया, यही सब सोचे, जी, निजता का हनन ना हो इस कारण। हाँ, निजता का हनन नहीं हो और हर व्यक्ति की जासूसी नहीं हो। उसमें तो मजाक हो जाता है ना, कोई आदमी अपनी वाइफ से भी बात कर रहा है और मोदी जी राइट सुन टू रहे हैं। प्राइवेसी सबका तो देखना होगा ना। सबका देखना, और वो मौलिक अधिकार है। और ये उत्तर कोरिया थोड़े है, तानाशाही थोड़े है। जैसे रूस में तानाशाही है, वहाँ व्लादिमीर पुतिन तानाशाह है। उसने सभी रूसियों के मोबाइल में ऐसा ही एक ऐप डाल रखा है, उसका नाम है मैक्स मैसेंजर। मतलब और भी ऐसे अलग देश हैं जो अपनी तरह से चला रहे हैं। लेकिन तानाशाह दिनों में तानाशाही है, रूस में, उत्तर कोरिया में, वो सब में है। भारत में तो तानाशाही नहीं ना है, भारत तो लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है। तो यहाँ ये कैसे होगा? यहाँ उत्तर कोरिया बनाने की कोशिश कीजिएगा तो विरोध होगा ही। जी, अच्छा, और देश के तरह भी यहाँ पर भी नियम बनाए जा रहे थे। मोदी में तो तानाशाह बनने की खुजली होती है ना। तो संचार जो ऐप लॉन्च हुई है, पहले ही लॉन्च हुई थी लेकिन गोपनीय रखा गया था, लेकिन अब उसको लेकर संसद में काफ़ी चर्चाएं चलने लगी। इस पूरी बातचीत को लेकर जो है आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिए। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद।